हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एक नए साइकिल की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल या फिर हम उसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में है फॉर द बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा क्रेब्स साइकिल की डेफिनेशन। The cyclic process through which the acetyl coenzyme A is completely oxidized and CO2 is released in stepwise manner is known as Krebs cycle। तो क्रेब्स साइकिल एक एक्चुअली ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, साथ ही में CO2 रिलीज हो जाता है एक स्टेप वाइज मैनर में। उसी को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इट इज द सेकेंड फेज इन एरोबिक रेस्पिरेशन which occurs in the matrix of mitochondria in presence of several enzyme and coenzyme। next point है, during this phase NAD and FAD takes up the two hydrogen removed during oxidation steps and NADH2 and FADH2 are formed। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जब कभी एक क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो जो भी हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम रिलीज होना या फिर हम उसे डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। तो जो भी रिलीज हाइड्रोजन एटम है वो एक्चुअली FAD या फिर NAD नाम के जो कोएंजाइम से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं NADH2 एंड FADH2 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड which is chemically a tricarboxylic acid। hence the Krebs cycle is also known as tricarboxylic acid or citric acid cycle और TCA cycle। तो जो भी पहला स्टेबल कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल में, जो कि एक सिट्रेट, जो कि केमिकली एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी हम उसे बोल सकते हैं, इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर रिएक्शंस इन द क्रेब्स साइकिल, जिसमें पहला स्टेप है कंडेंसेशन, जिसका पहला पॉइंट है acetyl coenzyme A reacts with oxaloacetate which is a 4 carbon compound present in the matrix of mitochondria and a 6 carbon compound called citric acid or citrate is formed। Thus citrate is the first stable compound of Krebs cycle। One water molecule is used in this reaction। The reaction is catalyzed by the enzyme सिट्रेट सिंथेटेज। तो बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी एसिटिल कोएंजाइम ए रहता है वो रिएक्ट होता है हमारे ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है और उनका ही प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। इसीलिए वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है हमारे क्रेब्स साइकिल की इसमें। और ये जो पूरी रिएक्शन है वो एक एंजाइम से कैटालाइज होती है या फिर एक एंजाइम से वो उसकी रेट ऑफ स्पीड बढ़ जाती है, जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। और इसी रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन स्टेप। द सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर नोन एज आइसोसिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द एंजाइम एकोनिक्टेज एंड कोफैक्टर Fe2+। इट ऑकर्स इन द 2 स्टेप्स। तो आइसोमराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी सिट्रिक एसिड है या फिर जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है उसके आइसोमर में, जिसका नाम है आइसोसिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिक्टेज एंड Fe2+, जो कि एक 2 स्टेप है, सब स्टेप है उसमें आइसोमराइजेशन में। तो पहला सब स्टेप रहेगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का कॉमन मीनिंग है लूजिंग ऑफ वाटर। सिट्रेट loses a water molecule and cis aconitite is formed। तो जो भी इस रिएक्शन में होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है सिट्रेट और उसका एक जो सब कंपाउंड है जैसे कि सिस एकोनिक्टाइट एक फॉर्म हो जाता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट सब स्टेप है
हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ऐड करना। तो पहले स्टेप में, पहले सब स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है और सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। Cis aconitate combined with the water molecule to form its isomer isocitrate। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया जाता है सिस एकोनिक्टेट के द्वारा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है या फिर उसका कन्वर्जन हो जाता है आइसोसिट्रेट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन का एक सेकेंड मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन एटम को लॉस करना। तो उसका पहला पॉइंट है आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ए ऑक्सालोसक्सिनेट। The two hydrogen atoms are released in this reaction by the coenzyme NAD and NADH2 is formed. The enzyme isocitrate dehydrogenase and Mn2 plus is used to complete the reaction. तो ऑक्सीडेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी आइसोसिट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो लीड करता है या फिर उसका फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में। तो इस रिएक्शन में जो दो हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं वो NAD नाम के कोएंजाइम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है NADH2। और ये जो पूरी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो एक्चुअली आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस नाम के एंजाइम से कैटेलाइज होता है और साथ ही में उसके साथ मैंगनीज को फैक्टर की इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट, जिसका पहला पॉइंट है ऑक्सैलोसक्सिनेट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट इज फॉर्म्ड। CO2 गोज आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करना, जो कि इस रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चला जाता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसमें ऑक्सैलोसक्सिनेट ट्रांसफर हो जाता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से। और जो एंजाइम इस रिएक्शन में यूज किया गया है जिसका नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके पहले के जो स्लाइड्स थे उसमें हमने ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेपरेटली पढ़ा था, पर इस स्टेप में ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है। जिसका पहला पॉइंट है अल्फा कीटोग्लूटारेट undergoes oxidative decarboxylation such that oxidation and decarboxylation. During this reaction, CO2 is released and goes out of the mitochondria। जैसे कि पहले के decarboxylation reaction में हो चुका था, जो भी CO2 रिलीज हो चुका है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चला जाता है। Hydrogen is removed from the substrate is received by the coenzyme NAD to form NADH2। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है इस पूरे स्टेप में, तो जो भी हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहे हैं वो NAD नाम के कोएंजाइम द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं NADH2 के अंदर। उसके बाद सक्सिनल फ्रैगमेंट दैट रिमेन्स सेम इज टेकन अप बाय कोएंजाइम A एंड सक्सिनल कोएंजाइम A इज फॉर्म्ड। द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइजेस दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए के अंदर, और जो एंजाइम यूज किया गया है जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। उसका पहला पॉइंट है सक्सिनिल कोएंजाइम ए gets hydrated by using a molecule of water and succinate is formed. Energy is liberated during this reaction which is used in the formation of GTP from GDP and IP। तो इस रिएक्शन में ऑफिशियली एक एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसाइजेशन हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए एक वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है एंड लीड टू द सक्सिनेट फॉर्मेशन। उसके साथ ही में जो एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें एक
एनर्जी प्रोडक्ट है जिसका नाम है एटीपी, वो भी रिलीज किया जा रहा है, जो कि जीडीपी नाम के प्रोडक्ट में या फिर कंपाउंड में ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जीटीपी इज रिलेटिवली अनस्टेबल एज कंपेयर टू द एटीपी, सो इट सून ट्रांसफॉर्म इनटू एटीपी यूजिंग एडीपी। नेक्स्ट पॉइंट है द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस। Such an ATP synthesis produced by the substrate without entering the ETS is called as substrate level phosphorylation। तो जो ये एक रिएक्शन है सक्सिनिल को एंजाइम ए, वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है सक्सिनेट में एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने से, और इसी रिएक्शन के दौरान एक एनर्जी मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा है, और जो एंजाइम यूज किया गया है इसमें जिसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन टू फॉर्म फ्यूमारेट। सक्सिनेट का जो कन्वर्जन हो रहा है या फिर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट। द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड in this reaction reduces the coenzyme FAD to FADH2. The reaction is catalyzed by enzyme succinate dehydrogenase। तो इसमें एक्चुअली जो पहले के जो डिहाइड्रोजिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते थे उसमें जो हाइड्रोजन आइटम रिलीज किया जाता था वो NAD नाम के कोएंजाइम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता था, पर इस रिएक्शन में एक्चुअली FAD नाम के कोएंजाइम द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता था और वो FADH2 नाम के प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। इस रिएक्शन में एक्चुअली सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमारेट में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और जिसको नहीं पता FAD का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। Fumarate accept the water molecule to get converted into malate in the presence of enzyme fumarase। तो हाइड्रेशन में एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है जिसके वजह से फ्यूमारेट का कन्वर्जन मैलेट में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमारेज। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है मैलेट इज ऑक्सीडाइज्ड by removal of hydrogen and oxaloacetate get regenerated. The hydrogen removed is taken up by NAD and get converted into NADH2 in presence of enzyme malate dehydrogenase। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली जो भी मैलेट है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोएसीटेट में, विद उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, और जो भी रिलीज हो चुका है हाइड्रोजन है वो NAD नाम के कोएंजाइम के द्वारा एब्जॉर्ब होके NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।